तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे मनुष्य। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है। कहीं पर वो एग्रीकल्चर करता है, कहीं पे वो माइनिंग करता है, जिसको हम खनन कार्य बोलते हैं। बेटा, इस कार्य के द्वारा वो चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है, जिससे मनुष्य भी एक सक्रिय कारक बनता है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम मनुष्य की। मनुष्य किस प्रकार से अपक्षय में अपनी क्रिया निभाता है। चट्टानों के अपक्षय में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का भी भारी योगदान है। कुएं, झीलें, नहरें, बांध, भट्टे, सुरंगें, तालाब, खाने, नगर, कारखाने, सड़कें इत्यादि साधन मानव की ज़रूरतों को तो पूरा करते हैं, लेकिन इनके निर्माण से चट्टानों का अपक्षय भी होता है। अपक्षय को अब बात करेंगे हम अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उसमें मुख्यतः अपक्षय की मात्रा हर जगह एक समान नहीं होती। इसे निम्नलिखित कारक नियंत्रित करते हैं। वे कौन कौन से कारक हैं जो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं? सबसे पहले है जलवायु। जलवायु न केवल अपक्षय के प्रक्रम को निर्धारित करती है, बल्कि अपक्षय के विस्तार को भी प्रभावित करती है। उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में तापमान व जल की अधिकता के कारण रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसे जलवायु प्रदेशों में भूपृष्ठ से 90 मीटर की गहराई तक सैलों पर रासायनिक अपक्षय का असर दिखाई पड़ता है। रासायनिक अपक्षय मुख्यतः जल योजन द्वारा होता है। दूसरा है शुष्क जलवायु प्रदेशों में। शुष्क जलवायु प्रदेशों में क्या होता है? दिन और रात्रि का जो तापमान का अंतर होता है, उन ताप अंतरों के कारण चट्टानों के बार बार प्रसार और संकुचन से फैलने और सिकुड़ने से विघटन उत्पन्न होता है, जिससे को हम यांत्रिक अपक्षय पीछे हम पढ़ चुके हैं। यांत्रिक अपक्षय में सूर्यताप, दाब मुक्ति, पाड़ा ये हमने पढ़े थे। तो उन्हीं के कारण इसके अतिरिक्त यहाँ की सेलों के अंतरकाशों या में केशिका क्रिया द्वारा लवण विलयनों के खींचने और उनमें लवणों के क्रिस्टल जमते रहने से भौतिक अपक्षय होता है। अधिकांश गर्म स्थलों में इतनी नमी होती है कि जल योजन द्वारा सेलों का थोड़ा बहुत रासायनिक अपक्षय ही होता हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अत्यंत शीत जलवायु वाले प्रदेशों में चट्टानों का भौतिक अपक्षय उनके अंतरकाशों में जल की हिमकरण से उत्पन्न प्रतिबलों द्वारा होता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय के क्रम प्राय निष्क्रिय रहते हैं। वहाँ पर रासायनिक अपक्षय कम होता है। आगे चलिए, उसके बाद दूसरा वो हमारा पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हमने पढ़े कौन कौन से हैं? जलवायु। दूसरा पॉइंट आ गया सेल संगठन एवं संरचना। सेल संगठन क्या होता है? सेल संरचना क्या होती है? एक ही जलवायु का एक ही कारक अलग अलग चट्टानों का अपक्षय भिन्न भिन्न मात्रा में करता है। इतना ही नहीं, एक ही चट्टान के विभिन्न खनिजों एक ही कारक द्वारा भिन्न भिन्न सीमाओं तक प्रभावित होते हैं। सरंध्र संधियुक्त चट्टानों का भौतिक अपक्षय तो तेजी से होता है, मगर रासायनिक अपक्षय प्राय नहीं होता। हाँ, रासायनिक अपक्षय तब होता है जब इन सेलों के कणों कैल्शियम कार्बोनेट के सिमट से जुड़े हो। जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें घुला दे और चट्टानों के तिल तिल करके बिखर जाने दे। आग्नेय चट्टानों में अल्प सिलिका सेलों जैसे ग्रेनाइट का अपक्षय अधिक सिलिका सेलों में जैसे गैब्रो की अपेक्षा अधिक होता है। मोटे कणों वाली चट्टानों की तुलना में छोटे कणों वाली चट्टानों का अपक्षय कम होता है, क्योंकि उनमें आंतरिक संयोजन ज़्यादा होता है। क्रिस्टलीय अथवा कांच सदृश्य चट्टानों का अपक्षय तो और भी कम होता है, क्योंकि उनमें रंध्र, दरारों, संधियाँ नहीं होती। इन पर रासायनिक अपक्षय का भी कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि सिलिका प्रधान सेलों और उनके कण भी सिलिका की सिमट से जुड़े हो तो उनका अपक्षय बहुत ही कम होता है। चूना पत्थर, संगमरमर, डोलेमाइट आदि चट्टानों का अपक्षय कार्बोनेटीकरण जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा आसानी से हो जाता है। उसके बाद है वनस्पति। वनस्पति अपक्षय का कारक भी है और अपक्षय के विरुद्ध एक कवच की तरह कार्य भी करता है।
एक और वनस्पति का साधन आवरण सेलों का अपक्षय के कारकों से बचाता है, तो पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों की ऊपरी परतों को जकड़ लेती है, जिससे सेलों के अधोस्तर अपक्षय से सुरक्षित रहते हैं। दूसरी ओर यही जड़ें भूमि में गहराई तक प्रवेश कर जाती है, संधियों का विस्तार करती है और सेलों को अपक्षित करती है। वनस्पति के अभाव में शुष्क प्रदेशों में बेसाल्ट जैसी महीन दानेदार अल्प सिलिका आग्नेय सेलों का जलयोजन द्वारा अपसकलन या गोलाभ अपक्षय होना लगता है। उसके बाद आता है पॉइंट हमारा भूमि का ढाल। भूमि का ढाल भी एक अपक्षय को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ढालू भूमि पर चट्टानों का भौतिक अपक्षय अधिक और रासायनिक अपक्षय कम होता है। खड़े ढालों में ढीली चट्टानें गुरुत्वाकर्षण कारक द्वारा जल्दी गिरती है, जबकि कम ढालू भूमि में सेल संगठित रहती है और उनका अपक्षय और स्थानांतरण आसानी से नहीं होता। ढाल अगर खड़ा है तो जल्दी ही चट्टानें टूट कर नीचे गिर जाती है, जबकि ढाल कम है तो चट्टानों का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता। उसके बाद है समय। समय की अवधि का अपक्षय से सीधा और धनात्मक संबंध है। समय की अवधि जितनी लंबी होगी अपक्षय उतना ही अधिक होगा। यानी कि कोई स्थान के ऊपर जो चट्टानें हैं जितने अधिक समय से वो लंबे समय से खड़ी है तो उस पर उतना ही ज़्यादा समय से अपक्षय हो रहा होता है। अपक्षय का भौगोलिक महत्व। अपक्षय का भौगोलिक महत्व पढ़ेंगे कि अपक्षय का भौगोलिक महत्व क्या है। सबसे पहले है सतल रूपों की रचना। सतल रूपों की रचना कैसे? जो हमारे जो लैंडफॉर्म हैं, जो हमारे टोपोग्राफी है, उसमें अनाच्छादन के साधन, जिसमें बेटा जो हमारे बाहरी बल कार्य करते हैं, जिसमें नदी, हिम नदी, पवन, सागरीय लहरें इत्यादि क्या करती है? ये अपक्षय से उत्पन्न शिलाखंडों द्वारा भूपृष्ठ का विभेदी व वैश्विक अपरदन करके तथा महीन शैल कणों का निक्षेपण करके नए नए सतल रूपों को रचना करती है। यानी कि सतल रूपों की रचना अनाच्छादन के द्वारा या अपक्षय और अपरदन और निक्षेपण के द्वारा उन स्थानों के ऊपर इनका सतल रूपों का बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद है मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अपक्षय से प्राप्त शिलाखंड नदियों में बहकर आए हुए आपस में टकराते हुए जो भी नदियाँ अपने द्वारा बहाकर लाए गए शिलाखंड है, वे जब चलते हैं तो वे टूटते रहते हैं और टूट टूट कर उनका चूरा होता रहता है, यानी कि चूर चूर होते रहते हैं। सेल मलबे का यही महीन चूर्ण मिट्टी कहलाता है। कृषि और वनस्पति का आधार मिट्टी आर्थिक विकास को मजबूती आधार प्रदान करता है। जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो बड़ी उपजाऊ होती है, जिससे मनुष्य अपनी आर्थिक क्रिया करता है। उसमें कृषि करके वो तरह तरह की फसलें का उत्पादन करता है, इसलिए अपक्षय का भौगोलिक महत्व है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, परतदार चट्टानों का निर्माण। जब ये चट्टानें टूटती है तो बाहरी बलों के द्वारा, नदी के द्वारा या वायु के द्वारा या हिम नदी के द्वारा वो मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदन क्रिया के द्वारा या परिवहन क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो जिससे परत दर उस स्थान के ऊपर परत चढ़ती रहती है, जिससे परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। अपक्षय और फिर अपरदन से प्राप्त शैल चूर्णों का अनाच्छादन के साधनों द्वारा निम्न सतलों पर परत दर परत निक्षेपण होने से अवसादी चट्टानों की रचना होती है। चट्टानों के प्रकार पढ़े थे हमने, इग्निस चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो इसमें अवसादी चट्टानों की रचना होती है और इनसे चूना पत्थर और जिप्सम जैसी आर्थिक दृष्टि में उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। यानी कि परतदार चट्टानों से हमें जिप्सम प्राप्त होता है और चूना पत्थर प्राप्त होता है। उसके बाद है झीलों का निर्माण। झीलों का निर्माण कैसे होता है? कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षय से उत्पन्न विशाल चट्टान फिसलकर किसी घाटी को अवरुद्ध कर देती है। ऐसी परिवेष्टित घाटियों में जल इकट्ठा हो जाने से झीलों की उत्पत्ति होती है। तो आज का जो हमारा विषय था वो था अपक्षय। अपक्षय के प्रकार पढ़े हमने और
भौगोलिक महत्व पढ़ा और उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े।